नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कई दिनों से, जिस दिन से इलेक्शन के रिजल्ट आए हुए हैं 4 जून के बाद, सब जगह यही चर्चा हो रही है कि आखिर क्या कारण रहा है कि 370 के बारे में, 370 का आंकड़ा छूने के बारे में दंभ भरने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई। और खास करके सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो उत्तर प्रदेश की हो रही है कि आखिर क्या कारण रहा कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया। क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की, या यूं कहे कि फैजाबाद की सीट हार गई। ये बहुत ही एक रिसर्च का विषय है और बहुत सारे लोग अपने अलग अलग तरीके के इसमें अपना स्पेकुलेशंस दे रहे हैं। हालांकि पूरे सिनेरियो के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों मात्र 240 सीटों पर सिमट गई, इसका एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस मैंने एक अपने पहले के वीडियो में किया है, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जा करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। आते हैं मुद्दे के बारे में, और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति क्यों हुई, और खास करके अयोध्या की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी, फैजाबाद की सीट जो है वो क्यों हारी। तो आप सोचिए कि आपको मैं 3 बरस पहले 2022 ईस्वी में मैं लेके चलता हूं, जब इलेक्शन का कैंपेनिंग चल रहा था उत्तर प्रदेश के विधानसभा का। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी 2017 से 2022 तक का अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर चुके थे और उसके बाद इलेक्शन में फिर से दोबारा गए हुए थे। उस समय जब बीजेपी के सेंट्रल इकाई के, केंद्रीय इकाई के लोगों से, या यूं कहें कि उस समय जो डिप्टी सीएम थे केशव प्रसाद मौर्य वगैरह, उनसे जब कोई पत्रकार ये सवाल पूछता था कि आखिर सीएम का चेहरा कौन सा व्यक्ति होगा, तो ये लोग कहते थे कि जीतने के बाद पार्टी डिसाइड करेगी। यानी कोई योगी आदित्यनाथ को ये नहीं कहता था कि नहीं, जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ही चेहरा बने रहेंगे, ऐसा कोई नहीं कहता था। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं योगी जी को कंट्रोल करने की जो चाबी है वहीं से शुरू हुई है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि योगी जी का जो ऑरा है, जो उनका कद है उत्तर प्रदेश में, मोदी जी के कद को बहुत आगे सुपरसीड करता है। और ये गुजरात की जो लॉबी है, जो केंद्र में अभी कब्जा जमा करके बैठी है, उनको ये पसंद नहीं आता। कई बार अमित शाह जी से भी जब इस पर चर्चा हुई तो उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन जीतने के बाद हम लोग बैठ करके इस पर चर्चा करेंगे और तब बताएंगे कि कौन उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा था। तो मैं आपको जस्ट लिंक एक कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि जो गुजरात की जो लॉबी है, जो केंद्रीय इकाई है, जो बीजेपी के कोर केंद्र में बैठा हुआ है, और जो उत्तर प्रदेश की राज्य इकाई है जो योगी आदित्यनाथ जी के कब्जे में है, दोनों में बहुत बड़ा टसन चल रहा है। और ये झगड़े की वजह है अमित शाह। क्योंकि मोदी जी को आज या कल तो जाना है, रिटायर होना है, तो उसके बाद दूसरे नंबर का व्यक्ति कौन होगा। कई लोग अमित शाह को देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मोदी के जाने के बाद योगी को पूरे देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और अमित शाह का एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाता है यहां पर योगी जी के साथ। तो इसलिए अमित शाह हमेशा से योगी जी को कंट्रोल करने का प्रयास करते रहते हैं। आपने अभी जब शिरोमणि हो रहा था, आप देखेंगे तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया गया था दिल्ली में, तो आप देखिएगा कि उसमें योगी आदित्यनाथ जी के पीठ थपथपाते हुए मोदी जी दिखाई दिए। इसका मतलब वो मनाने का प्रयास कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को। एक और बात मैं बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो इतना बड़ा खेला हुआ है बीजेपी के साथ, उसमें इलेक्शन से पहले तय हुआ था कि बीजेपी चूंकि 70 सीटों पर लड़ने वाली थी, तो ये तय हुआ था कि 35 सीटें केंद्रीय इकाई अपना देगा और 35 सीटें राज्य इकाई अर्थात योगी आदित्यनाथ देंगे। तो दोनों को मिला करके 70 सीटें हो जाएंगी। 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़ेंगे। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो 35 सीटों के 35 लोगों के नाम जो दिए थे, उसमें कुछ एकाध सीटों को छोड़ करके, जिसमें गोरखपुर वगैरह का रवि किशन का जो एरिया आता है उसको छोड़ करके, बाकी सभी जगहों पर केंद्रीय इकाई ने स्वयं अपने से कैंडिडेट तय किए हैं। जिस वजह से क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की जो प्रदेश इकाई है, योगी आदित्यनाथ जी को अपना नेता मानने वाली जो इकाई है, उसने बीजेपी के प्रचार प्रसार में भाग लेने से साफ साफ मना कर दिया। जिसका वजह, एक बहुत बड़ा कारण ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की जो सीटें हैं वो इतनी कम आई है, इतना सिमटा हुआ है। एक दूसरा मैं एग्जांपल बताना चाहता हूं कि अभी
जो 4 तारीख के बाद अगले दिन ही बीजेपी के उत्तर प्रदेश की इकाई ने अर्थात योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सभी मंत्रियों और कैबिनेट के मंत्री के साथ साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऑफिसर्स के साथ भी बैठ करके मीटिंग लिया कि भाई आखिर क्या कारण है कि इतनी विकट स्थिति आ गई और लोग नाराज हो गए, कोई योजना हम अच्छा से कार्यान्वित नहीं कर पाए या क्या कारण है। इसको लेकर के जो बैठक हो रही थी उसमें आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस बैठक में दोनों जो डिप्टी सीएम हैं वो शामिल नहीं हुए थे। उनको केंद्र में रोका गया था अमित शाह जी द्वारा और वो यहाँ पे शामिल नहीं हुए। तो इससे साबित होता है कि इतना बड़ा जब मीटिंग हो रहा है उसमें भी जो 2 डिप्टी सीएम है वो शामिल नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ खींचतान तो है, क्योंकि जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो गुजरात की लॉबी अमित शाह के हाथ में हैं और अमित शाह के इशारे पर यहाँ काम करते हैं। तो ये एक कारण दिखता है। अब देखिए कि बीजेपी के आपसी कलह के बाद अब चलते हैं अयोध्या में। अयोध्या चूंकि कोई लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी है फैजाबाद, और फैजाबाद कोई छोटा बड़ा एरिया नहीं है, बहुत छोटा एरिया नहीं है, बड़ा एरिया है। और अयोध्या मात्र उसका एक भाग है, एक छोटा सा भाग है जिसमें मात्र 70-75 हजार या 80 हजार वोटर्स होंगे। तो आप देखिए तो टोटल मिलाकर के जब सीट का आप जो वोट का परसेंटेज देखेंगे तो जो इनके जो नेता है अवधेश प्रसाद, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिनको जो वहां से सीट जीते हैं, उनका वोट का परसेंटेज है 48.5%। जो वहां पे रनर अप रहे हैं लल्लू सिंह, जो बीजेपी के नेता हैं, उनका वोट का परसेंट है लगभग 44% के आसपास। तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो लगभग 4-4.5% का वोट का शेयर है और ये हार जाते हैं लगभग 53-54 हजार वोटों से। एक तीसरा इसमें एस्पेक्ट दिखाई देता है कि जो तीसरा कैंडिडेट है, तीसरे नंबर पर कैंडिडेट है, वो बहुजन समाजवादी पार्टी का सच्चिदानंद मिश्रा है। और वो व्यक्ति जो है, या सच्चिदानंद पांडे हैं कोई, वो व्यक्ति ब्राह्मण समाज से आते हैं और उनको भी लगभग 50 हजार के आसपास में वोट मिले हैं और वो सारे के सारे वोट बीजेपी वाले वोट हैं। तो ये मैं वोट का केवल आंकड़ा बता रहा था कि वो बीजेपी के वोट को काटने के लिए समाजवादी पार्टी ने स्ट्रेटजी के तहत वहां पर ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा है। क्योंकि अयोध्या हमेशा से भगवान राम की नगरी रही है, वहां पे ब्राह्मणों का थोड़ा सा पैठ है और इसलिए ब्राह्मणों के वोट को काटने के लिए, अर्थात बीजेपी के वोट को काटने के लिए वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर एक ऐसा कॉकटेल बनाया कि भाई जो भी वोट कटे बीजेपी का वोट कटे। तो इसलिए आप देखिए तो जो अपोजिशन है उसकी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत वहां पर यह कांड किया गया है और बीजेपी हार गई। दूसरा एस्पेक्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वहां के लोकल मुद्दों को टच न करना। योगी जी ने पहले ही जो नाम भेजे थे उसमें फैजाबाद कंस्टिट्यूएंसी से लल्लू सिंह का नाम नहीं भेजा था। लल्लू सिंह का नाम काटा गया था योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, लेकिन केंद्रीय इकाई ने योगी आदित्यनाथ जी के बात को न मानते हुए लल्लू सिंह को टिकट दिया और लल्लू सिंह से लोग वहां के काफी नाराज थे। पिछली बार जो मिसमैनेजमेंट हुई 22 मार्च के भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, जितनी हड़बड़ी में वहां के जो दुकान मकान है सड़क चौड़ीकरण के नाम पर इनको तोड़ा गया और उसमें जो लोग विस्थापित हुए उनको कहीं पे बढ़िया से मुआवजा नहीं दिया गया, जगह जमीन नहीं दी गई ढंग से। कई केसेस ऐसे आए कि लोगों के घर टूट गए, उनके दुकानें टूट गई और जैसा कि आपको मालूम है कि वहां के जमीन का रेट लगभग 10 गुना बढ़ चुका है। तो उनको ये बोला गया कि ये 1 लाख रुपया तुम पकड़ो और अपना मकान बना लो और बनाने के बाद बाकी का मुआवजा सरकार देगी। ऐसे तो होता नहीं है सरकार। तो वो भी नाराजगी उनमें थी। अगर एक व्यक्ति के साथ इस तरीके का घटना हुआ है तो उसके जितने भी रिश्ते नाते वाले व्यक्ति हैं वो सभी व्यक्ति भी उसके साथ खफा हो जाएंगे और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा नंबर कि जो वहां पे बाहर से फैक्ट्री या जो कहें कि बड़े बड़े कंपनियां आ रही हैं, जो वहां पर होटल इंडस्ट्री में, जो वहां फूड इंडस्ट्री में, जो वहां प्रसाद वितरण में, जो वहां कई तरह के कार्यों में जो आ रही हैं कंपनियां, वो सारी गुजरात से और महाराष्ट्र से आ रही हैं और लोकल लोग इसमें बहुत भयभीत हो रहे हैं। वहां पे जो भी व्यक्ति अपना फैक्ट्री डाल रहा है वो बाहर का है और हॉस्पिटलिटी वगैरह से या होटल वगैरह इंडस्ट्री से जो भी फैक्ट्री डाल रहा है वो सारे बाहर के लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उसको लेकर के जो लोकल वहां पे छोटे मोटे दुकानदार हैं उनको भय है। ये उनमें एक थोड़ी सी नाराजगी है। तो इसके कई कारण हैं। एक तो फैजाबाद के लोगों ने वोट दिया है, ऐसा नहीं है
कि वोट नहीं दिया है अयोध्या के लोगों ने। और हाँ, टोटल फैजाबाद के लोगों के बारे में बात है, पूरे फैजाबाद कंस्टिट्यूएंसी में। तो अयोध्या उसका छोटा सा पार्ट है, जिसमें कुछ लोग नाराज होकर के वोट नहीं भी दिए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग वोट दिए हैं। लेकिन अयोध्या शहर के बाहर का जो सिचुएशन बना है, उसमें बीजेपी बहुत भयंकर हारी है। तो बीजेपी हार का ठीकरा अयोध्या वासियों को न फोड़े, उनको गरियाने से अच्छा है अपने अंदर झांक कर देखें कि तुमने किस मतलब क्या बोलते हैं, घमंड से ऐसे ऐसे नेताओं को मतलब दंभ में तुमने टिकट दिए हैं जो वहां के लिए सुटेबल ही नहीं थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है। हालांकि पूरा बीजेपी कैसे 240 पर सिमट गई, इसको लेकर के मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप उसको जाकर के देखिएगा। और अगर ये वीडियो से आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अपना कमेंट जो है, अपना विचार जो है, यदि कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए तो उसको इस वीडियो में अवश्य आप डालते चलिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।